नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है शैक्षिक एंड शिक्षण उद्देश्य। तो हम जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य दिए थे वो और एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को पढ़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। तो बीएस ब्लूम ने शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या बताया था। शिक्षण प्रक्रिया का जो त्रिध्रुवीय रूप है ये हमें ब्लूम ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले शिक्षण उद्देश्य कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है हमें। फिर अधिगम परिस्थितियां, तो अधिगम परिस्थितियां ये मैंने सिर्फ क्लास के अंदर जो बच्चों को परिस्थितियां मिल रही है ये अधिगम परिस्थितियां हो गई। फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि जो हमने उद्देश्य सोचे थे वो उद्देश्य कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। तो इस प्रकार हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है। तो ये प्रक्रिया हमारे किसने दी थी, ब्लूम ने दी थी। अब हम देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य। तो ये शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो अब आज देखते हैं ना कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है। शैक्षिक उद्देश्य सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य इन दोनों से मिलकर बना है। कि शैक्षिक जो उद्देश्य होता है वो हमारा विस्तृत स्वरूप होता है और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास आता है वो किसमें आता है, शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और जो शैक्षिक उद्देश्य दो प्रकार का होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य को क्या बोलते हैं, शिक्षण उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य तो हमारे दूरगामी होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य, जो विशिष्ट या स्पेसिफिक बात करी जाए, छोटे छोटे जो लक्ष्य कि उसका हमें इसके अंतर्गत अपेक्षित हमारे व्यवहारगत परिवर्तन होंगे ही होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य। तो ये बेसिक्स है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि शैक्षिक जो उद्देश्य होता है उसका विस्तृत स्वरूप होता है और इसी के अंग है, सामान्य और विशेष उद्देश्य इसी के अंग होते हैं। अब ब्लूम ने क्या दिया था, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य दिया था हमारा, कि ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। अब हम इनको देखते हैं कि ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, इन तीन पक्षों के बारे में बताया था ब्लूम ने। अपने सहयोगों के साथ मिलकर उसने किया था ये। तो ज्ञानात्मक पक्ष अगर स्पेशली बोला जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष को किसने दिया, तो ब्लूम ने। भावात्मक कर्थवाल ने दिया और क्रियात्मक सिम्पसन ने दिया। अब इसको याद करने का क्या तरीका हो गया कि पहले तो ब्लूम का देखते हैं। ज्ञानात्मक तो ये तो सभी को पता होगा कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारा किसमें, ब्लूम में आ जाएगा। अब कंफ्यूजन यहां होता है भावात्मक और क्रियात्मक में। तो उसको याद करने का क्या तरीका है, भाव यानी क्या करना है, चरित्र का निर्माण करना है और क्रिया करनी है। तो क्रिया या उसके जो मनोशारीरिक पक्ष की बात कर रहे हैं उसमें क्या करना है, आदत का निर्माण करना है। तो क्रियात्मक पक्ष को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक टीचर है, वो पहली बार क्लास में पढ़ाने जाता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसको अपनी क्रिया करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से कक्षा में पढ़ाना है। तो क्या करेगा, ये पता है कि जो उद्दीपन होता है उसी के अनुसार अनुक्रिया होती है, कार्य होता है। तो उद्दीपन और कार्य, वो सोचता है कोई उद्दीपन और कार्य, ये तो हमारे फर्स्ट दो मेन हो गए, चरण हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, मेनली इनको देखते हैं कि ये कैसे है। तो अगर क्लास में टीचर के बाद वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम क्लास में गया तो बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, नियंत्रण करेगा। तो फिर बच्चा क्या हो जाएगा, तो अगर बच्चों को नियंत्रण करेगा तो बच्चे समायोजन करेंगे और बच्चे समायोजन करने के बाद फिर अगले दिन वो देखेगा तो क्या स्वाभाविक हो गया, ये चीज स्वाभाविकरण हो गया कि एक बार फर्स्ट दिन उसने आया, बच्चों को धीरे धीरे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहा है, फिर बच्चे समायोजन कर रहे हैं, फिर स्वाभाविक हो गया, ये चीज नॉर्मल सी हो गई कि बच्चे चुप बैठे हैं, चुपचाप से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाभाविक हो गया। फिर बच्चों की क्या आदत निर्माण हो गई। यानी क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत याद रखने का जो इसका चरण है कि इसकी प्रक्रिया के चरण कौन से हैं। तो क्वेश्चन आता है तो आगे पीछे करके दे देते हैं इसके चरण को कि पहले समायोजन डाल दिया फिर नियंत्रण डाल दिया, ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं। तो ये आपको सीरियल वाइज याद रखना जरूरी है। तो इसको याद करने का ये तरीका हो गया कि उद्दीपन और कार्य, ठीक है ये तो हो गया। फिर इसके अलावा जो मेनली ये है इनको कि पहले क्लास में जाने के बाद सिंपल तरीके से उसको पढ़ाना है, क्रिया करनी, तो क्या करेगा, क्लास को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल के बाद बच्चे समायोजन, फिर स्वाभाविक हो जाएगा, बच्चे के आदत निर्माण हो जाएगा। अब हम भावात्मक पक्ष को देखते हैं। तो ये करथवाल है। भावात्मक पक्ष में क्या, भाव यानी चरित्र निर्माण करना है। तो भाव क्या ग्रहण किए जाते हैं, तो आग्रहण की अनुक्रिया हो गई, ठीक है। अब ये दो पक्ष तो छोड़े, अभी मेनली ये पक्ष देखते हैं। इनमें क्या है,
तो भाव कैसे होते हैं, भाव या चरित्र का निर्माण कैसे होता है? पहले जो मूल्य होते हैं, मूल्य का प्रत्यय या उसका क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार जैसे चारित्रिक मूल्य, विभिन्न प्रकार के जो मूल्य हो गए उनका प्रत्यय और संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद वो अपने अंदर व्यवस्था कर रहा है उसकी, जिससे उसका क्या हो जाता है, चरित्र निर्माण। तो ये भाव वाला यानी आग्रहण अनुक्रिया, उसके पश्चात मूल्यों का प्रत्ययीकरण या संगठन किया, और संगठन के बाद उसकी व्यवस्था कर दिया, और इससे क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण हो गया। और जो ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसके जो अंतिम के जो 3 चरण है, तो RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने इसमें संशोधन किया और इन तीनों चरणों को क्या बोल दिया कि ये सृजनात्मक है। इस प्रकार ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम वर्गीकरण है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ये इनके जो सीरियल वाइज इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब एनसीईआरटी ने क्या दिया था, तो एनसीईआरटी के अनुसार जो शिक्षण उद्देश्य वो देखते हैं कि एनसीईआरटी ने शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से दिए थे। तो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आ जाएगा, ज्ञान यानी प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण क्या होता है, मुख्य बातों का ज्ञान, यानी जैसे तथ्य हो गई उसकी पहचान कर ली उसने, तो ये मुख्य बातों का ज्ञान हो गया। और प्रत्याभिज्ञान यानी उसको पूर्ण ज्ञान है, सिद्धांत, नियम, परिभाषा सब पता है उसे, तो ये पूर्ण ज्ञान हो गया। तो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। फिर है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोध यानी समझना, समझ गया। कब समझ गया, अगर बच्चा कुछ समझ गया तो वो अंतर कर लेगा, तुलना कर लेगा, 2 अलग अलग चीजों में संबंध कर लेगा, उनकी व्याख्या कर लेगा, उदाहरण दे देगा। त्रुटि का पता लगाना और अनुमान लगाना, त्रुटि का पता भी लगा देगा और अनुमान भी लगा देगा। ये हमारा किसमें है, अवबोध, अनुमान, अवबोध। ये क्वेश्चन आता है कि अनुमान लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, तो अवबोध में आएगा। त्रुटि का पता लगाना किसमें आएगा, तो अवबोध में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, यानी इसको उपयोग लेना। तो उपयोग लेना यानी प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, नवीन परिस्थितियों में उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार की जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उनमें उसको किस तरह उपयोग ले रहा है। और सर्वोत्तम विधि का चयन करना और त्रुटि में सुधार करना। त्रुटि में पता लगाना तो बोले तो क्या हो जाएगा, अवबोध। त्रुटि में सुधार करना यानी अनुप्रयोग, उपयोग कर रहा है, त्रुटि में सुधार कर रहा है यानी उपयोग कर रहा है। और अगर ऐसा बोले कि त्रुटिपूर्ण यंत्रों में त्रुटि का पता लगाकर उसमें सुधार करना। अब यंत्रों की बात आ गई, तो जब यंत्रों की बात हो गई तो उसका क्या हो गया, कौशल हो गया एक तरह से कि कौशल जो है वो जो त्रुटिपूर्ण यंत्र है उनमें गलती पता लगा रहा है और यंत्रों को सुधार रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, कौशल हो गया उसमें एक तरीके से। और सिर्फ ऐसा बोले कि त्रुटि का पता लगाकर उसमें सुधार करना, तो त्रुटि का पता लगाकर सुधार करना बोले तो अनुप्रयोग करेंगे, और सिर्फ बोले कि त्रुटि का पता लगाना तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, अवबोध में। ये ध्यान रखिएगा। और सर्वोत्तम विधि का चयन करना, ये भी हमारा अनुप्रयोग के अंतर्गत आ रहा है। फिर अभिरुचि क्या है, अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। रुचि की, बच्चे की रुचि बता रहा है, वो अधिक से अधिक प्रश्न पूछ रहा है, यानी उसमें रुचि इसलिए कर रहा है, जीवनी पढ़ रहा है, पुस्तकालय वाचन में जाकर अध्ययन कर रहा है। और अध्यापक विद्यार्थी और विद्यार्थी के मध्य अगर मधुर संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये भी क्या उसकी रुचि के हिसाब से ही हो गया ना, रुचि अनुसार। तो ये हमारा हो गया। फिर अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति या दृष्टिकोण क्या है, तो धनात्मक, सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना। इस प्रकार एनसीईआरटी के अनुसार जो हमने शिक्षण उद्देश्य देखे, क्या हो गया, ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और अभिरुचि एंड अभिवृत्ति। ये 6 हमारे क्या हो गए एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण उद्देश्य। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है सुपरिभाषित वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में, साधारण व दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में, सीखने वालों के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन के रूप में, और उपयुक्त सभी में। तो ये उद्देश्य हमारा सब हो गया। व्यवहार परिवर्तन भी होता है, साधारण और दीर्घकालीन। तो हमने साधारण और दीर्घकालीन लक्ष्य हमने देखे थे। शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं वो 2 होते हैं, सामान्य भी होते हैं जो सामान्य होते हैं वो तो लंबे टाइम वाले होते हैं, दूरगामी होते हैं, और जो हमारे विशिष्ट होते हैं वो साधारण लक्ष्य के वाले होते हैं। तो ये हमारा उपयुक्त सभी हो गया। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, कर्थवाल, सिम्पसन, ब्लूम, कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य बोल रहा है सिर्फ, तो हमारे ये कौन था, ब्लूम। अब हमारा नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो क्रिया यानी बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिया करता है वो क्लास में जाके पढ़ाता है, यानी सिम्पसन हो गया हमारा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बोल रही है। शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्य, सामान्य। तो पता है हमें शैक्षिक उद्देश्य के ही प्रकार है, अंग है, सामान्य और प्राप्य उद्देश्य। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी छोटे छोटे लक्ष्य की बात कर रहा है ये, यानी हमारा प्राप्य उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बारे में क्या सत्य नहीं है,
विस्तृत, विशिष्ट, दीर्घकालिक और सामान्य। तो जो विस्तृत स्वरूप किसका था, हमारे शैक्षिक उद्देश्य का था, और उसके अंतर्गत क्या, एक तो सामान्य उद्देश्य थे और विशिष्ट उद्देश्य जिसका विशिष्ट स्वरूप होता है। तो हमारा कौन सा बच गया, दीर्घकालीन है, यानी ये नहीं हो गया। बालक समस्या हल करने के लिए सही विधि या मूल्य का चयन करता है, ये जिस व्यवहारगत उद्देश्य की प्रकृति है। तो सही मूल्य का चयन, तो ध्यान रखना, जैसे बच्चों ने, टीचर ने पढ़ाया, टीचर पढ़ाने के बाद बच्चे को ये पता पड़ गया कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं कौन सा विधि का चयन करूं, यानी वो कौन से विधि या मूल्य का चयन करूं, यानी उसका क्या कर रहा है, मूल्य चयन जो टीचर ने उसको सिखाया है, समझाया, उसका क्या यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, यानी मूल्य का चयन किसमें आ जाएगा, हमारे ज्ञान उपयोग में। फिर नेक्स्ट है, बालक आपस में मिलती जुलती प्रक्रियाओं, विचारों आदि में अंतर करना सीख जाता है। तो किस उद्देश्य में, तो अंतर वाली चीजें किसमें, कि अवबोध हो गया, बच्चे को समझ आ गई है, तभी वो अंतर कर पा रहा है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, यह विशिष्टता प्राप्त उद्देश्य है। गणित सिर्फ सब्जेक्ट बोला कि गणित में त्रुटि का पता लगाकर ठीक कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा था, अगर त्रुटिपूर्ण यंत्रों की बात करता तो हमारा कौशल हो जाता है, और त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर रहा है, सुधार कर रहा है, ये हमारे किसमें आ जाएगा, ज्ञानोपयोग में। सुधार करना भी अगर सम्मिलित है तो ये हमारा ज्ञानोपयोग हो जाएगा। अगर सिर्फ ऐसा बोला होता है कि त्रुटि का पता लगा रहा है, यानी वो सिर्फ अवबोध हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिणाम का अनुमान कौन से प्राप्य उद्देश्यों में लगाए जाते हैं, अनुमान अवबोध, अनुमान अवबोध, तो ये हमारा ये हो गया। भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं भाव से, ज्ञान, मूल्यांकन, क्रिया या प्रशंसा। तो जो हमने देखा था, भाव के अंतर्गत क्या आता है, भाव में क्या था हमारा, चरित्र निर्माण, ये हमारा भाव में था, और इसमें जो देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, कि भावात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित है प्रशंसा से हो गए। धन्यवाद दोस्तों।